आज हम बात करेंगे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसका वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करने में एक बहुत ही बड़ा इंडिस्पेंसिबल रोल रहा है। साथ में इसके और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और हम ये भी जानेंगे कि फर्दर ये फंक्शन कैसे करता है। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो, वर्ल्ड वॉर 2 की अगर हम बात करें तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन माना जाता है द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ अमेरिका। शायद आपने इसके बारे में सुना होगा। 1930s में अमेरिका में स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था, जिसकी वजह से लोगों के पास पैसा एक तरीके से पूरी तरह खत्म हो गया था और एक बहुत बड़ा रिसेशन आ गया था इकोनॉमी में, जिसकी वजह से ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर बेसिकली स्टार्ट हुआ। और इसे एक बहुत ही बड़ा रीजन माना जाता है कंट्रीज के बीच में वर्ल्ड वॉर 2 का। अब फर्दर कोई वॉर ना हो, इसके लिए कंटेम्पलेशन करना बहुत जरूरी था। 50 कंट्रीज met in San Francisco, US in 1945 and they came out with a UN charter. What is a UN charter? देखो, basically it's a document wherein 50 countries signed regarding how an organization called UNO would work, what would be its functions, its powers, the principal organs of the organization. So it's an international organization whose main objective is to maintain peace and security in the world. देखो, हम ऐसे युग में रह रहे हैं जहाँ पे frequent wars, terrorist activities, civil wars, ये सब बहुत ही आम बात है। और इसको अवॉइड करने के लिए कह सकते हैं या फिर इसको कंटेन करने के लिए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी जो कि एक समझौता, नेगोशिएशन कर सके कंट्रीज के बीच में, ताकि कोई वॉर वाली स्थिति ना आ पाए। क्योंकि वी नो कि जो लड़ाइयाँ हैं दे डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। जीते या हारे कोई भी, लेकिन देयर इज अ मेजर डिस्ट्रक्शन, सो दे आर बेटर टू बी अवॉइडेड, राइट। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी, यूएस में है। और इसके ऑब्जेक्टिव्स देखो, इसके ऑब्जेक्टिव्स अगर मैं चार्टर में मेंशन्ड ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं तो वहां पे बात की गई है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। ह्यूमन राइट्स क्या होती हैं? देखो, बायस वर्ल्ड में किसी भी बेसिस पे हो सकता है लोगों के साथ, चाहे वो उनके कंट्री के बेस पे हो, रिलीजन, कास्ट या फिर जेंडर, एनीथिंग कैन बी अ रीजन फॉर प्रेजुडिस और बायस, राइट। उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसके सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए यूएन वर्क्स, डिलीवरिंग ह्यूमैनिटेरियन एड। कई सारी कैटास्ट्रोफीज होती हैं, बी इट नेचुरल डिजास्टर्स, मैन मेड डिजास्टर्स, ओके। तो उस केस में ह्यूमैनिटेरियन वॉर्स, सिविल वॉर्स वगैरह, कुछ भी जो भी डिजास्टर्स होते हैं, कुछ भी सिचुएशंस होती है, उसको उस केस में ह्यूमैनिटेरियन एड भी प्रोवाइड करता है यूएन। और हेल्थ कीपर्स हैं उसके अक्रॉस द वर्ल्ड, पीस मेकर्स, हेल्थ कीपर्स, राइट। और प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ टॉपिक विच इज one of the most important concerns as of now, because we all know that because due to some human activities, okay, our activities, we have put the earth in danger and we need to come out of it, and for that we need to work towards reduction or avoidance of wastage of resources, okay. And that is basically done so that the future generations, the generations to come, the posterity remains safe for their betterment, for their, so that they also have the resources that we are using today, okay. So UN works on all these aspects, not only for maintaining peace and security in the world, but also for protecting the various human rights, providing various
services, humanitarian aid services, okay, for working towards the sustainable development and all. Now I talked about, मैंने आपको बताया वर्ल्ड वॉर टू और यूएन की हीट. देखो वर्ल्ड वॉर जो आपका यूएनओ है उसके पहले भी एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम लीग ऑफ नेशंस था, जो 1920 में फॉर्म हुआ था आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. अब देखो ये फेल हो गया बिकॉज there were many situations in which it failed to stop the war, okay, and due to which we can say that World War II it could not stop World War II. इसीलिए यूएन की जरूरत पड़ी. अब यूएन जो चार्टर था, वो यूएन का जो चार्टर 50 कंट्रीज द्वारा साइन किया गया था, ओके, ड्राफ्ट हुआ ये चार्टर 1945 24 अक्टूबर में, 24 जून में, और इफेक्ट में कब आया? अक्टूबर 1945 में. अब यूएन कैसे वर्क करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली. देखो इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू ये प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन में वर्क करता है. तो वो कौन? अब not only these organizations, there are specialized agencies also. I am going to explain them in detail. कुछ फंड्स हैं, कुछ प्रोग्राम्स हैं जिसके थ्रू ये चीज़ें, बिकॉज यूएन इज़ अ वेरी ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, ओके. सो अगर इसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स की बात करें, ओके, तो जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द यूएन सेक्रेटेरिएट एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये सारे इसके मेन ऑर्गन्स हैं जो कि इसको चलाने में मदद करते हैं. उसके अलावा इसके और फंड्स हैं, प्रोग्राम्स हैं जो ये रन करता है ताकि वर्ल्ड में जो भी इश्यूज हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, उनको फुलफिल कर सके. जैसे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये क्या है? एक तरीके का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूएन सिस्टम का पार्ट है और आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में क्या है, लोन बेसिकली प्रोवाइड करता है. एंड इंडिया हैज ऑल्सो टेकन इट्स हेल्प इन 1991, द मेजर BOP crisis that we faced, and we had to implement LPG policy with the advice of and it was the advice of IMF, UNDP, United Nations Development Programs, United Nations Children's Fund, United Nations Economic and Scientific Cooperation, World Bank, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, ये सारे के सारे इसके यूएन सिस्टम के ही बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस कह लो, प्रोग्राम्स कह लो, जो कि ये रन करता है वर्ल्ड में अलग अलग इश्यूज को टैकल करने के लिए. ओके, कहीं पर ये मनी की फैसिलिटी दे रहा है, कहीं पर एड प्रोवाइड कर रहा है, नॉर्मल एड नॉट लोन, एंड कहीं पर ये आपका एडवाइजरी फंक्शन का रोल, एडवाइजरी फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है, राइट. तो अलग अलग जो भी सोशल इश्यूज हैं उनको, उनके समाधान के लिए वर्क कर रहा है, राइट. तो यूएन, हमने ये समझा कि यूएन के 6 प्रिंसिपल जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन को फंक्शन, यूएन के मेन फंक्शनैलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट हैं. उसके अंडर फिर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आ जाते हैं जो कि चीज़ों को चलाने में मदद करते हैं. द जनरल असेंबली, जो इसका पहला प्रिंसिपल ऑर्गन है, वो जनरल असेंबली है. तो आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो, इट्स अ जनरल असेंबली. तो मैंने आपको बताया कि 193 मेंबर्स हैं यूएन के करेंटली, मेंबर्स कंट्रीज हैं, और ये इसकी जो मेन पावर्स हैं जनरल असेंबली की, वो चैप्टर 4 में मेंशन की है यूएन चार्टर के चैप्टर 4 में उसके क्या क्या फंक्शंस होंगे, क्या क्या उसकी पावर्स होंगी मेंशन की गई हैं. तो इसका जो हेड है वो बेसिकली देखो ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए है, जो सेक्रेटरी जनरल है यूएन का, जो कि हेड होता है यूएन का, उसके अपॉइंटमेंट के लिए. तो यानी कि वो 193 मेंबर्स थ्रू वोटिंग, 2/3 मेजॉरिटी वोटिंग, यहाँ पे डिसाइड होता है कि यूएन का जनरल कौन बनेगा, सेक्रेटरी जनरल. लेकिन उस रिकमेंडेशन कहाँ से आती है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से, वो जो मैं आपको बाद में बताऊंगी. तो यूएन जनरल अपॉइंट कौन करता है? जनरल असेंबली. और नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं यूएनएससी के, वो भी यही अपॉइंट करता है. देखो
यूएनएससी भी एक इसकी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जो कि जिसमें 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो जो जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं 10, उनको अपॉइंट करने में यहाँ से वोटिंग होती है, राइट। रिसीविंग रिपोर्ट फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द यूएन, जो और ऑर्गेनाइजेशन है यूएन सिस्टम की, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उससे रिपोर्ट्स ये कलेक्ट करता है जनरल असेंबली, ठीक है। और इट ऑल्सो एस्टैब्लिशेस न्यूमरस सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन। इसके पास एक पावर है यूएन चार्टर के अंडर की, ये बहुत सारे सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशंस बना सकता है वर्ल्ड के अलग अलग इश्यूज को हैंडल करने के लिए। जैसे इसने यूएनडीपी बनाया, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जहाँ पे ये एडवाइजरी फंक्शंस कंट्रीज को देता है, एडवाइजरी देता है रिगार्डिंग कि कैसे कंट्री को डेवलप किया जाए, कैसे पॉवर्टी हटाई जाए, मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इसने डेवलप किए हैं। 30 SDGs आर देयर, वी ऑल नो, wherein there is the issue of how to no poverty should be there till 2030. Okay, then clean energy, clean water and all these things. यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसने स्टार्ट किया था, जहाँ पे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की इश्यूज हो गई, क्लाइमेट चेंज, राइट। तो इसके पास ये पावर है कि ये अलग अलग सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशंस को ओपन कर सकता है, राइट। अब यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो ये, इसमें मैंने आपको बताया 15 मेंबर्स होते हैं टोटल, 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट। अब वो 5 परमानेंट मेंबर्स आपको पता ही होंगे, यूएस है ऑब्वियसली, यूके है, फ्रांस है, रशिया है, चाइना है। ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, इनके पास वीटो पावर है। देखो, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि यूएनएससी का काम क्या है। ये मेंटेन करने के लिए बना है, किस चीज को, पीस और सिक्योरिटी को। देखो, वर्ल्ड में कंट्रीज के बीच में मैंने जैसे आपको बताया अलग अलग किस्म की एजिटेशंस, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स, वॉर्स होना बहुत पॉसिबल है। तो या वो कंट्रीज के विद इन भी हो सकती है या कंट्रीज में आपस में भी हो सकती है, राइट। तो इसको मेंटेन करने के लिए, पीस को मेंटेन करने के लिए कि कैसे समाधान निकाला जाए, तो ये यहाँ पे कंट्रीज जो होती हैं उसी पे डिस्कस करती हैं और उसका सोल्यूशन निकालती हैं। एंड वीटो पावर is used by the 5 countries to either accept or reject a decision. This is done through resolutions and voting. Okay, voting के थ्रू होता है। It also recommends the admission of new members to the UNG. अगर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, जिसके बारे में हमने पहले बात की, नए मेंबर्स को एडमिट करना है, 193 मेंबर्स आर देयर, लेकिन उसके अलावा किसी मेंबर को एडमिट करना है तो ये यही रिकमेंड करती है यूएनएससी। इट पावर्स ऑल्सो इंक्लूड्स, इसकी पावर्स की अगर बात करें, पीस कीपिंग मिशंस। आपको पता है ना, वर्ल्ड में बहुत सारे पीस कीपिंग मिशंस होते हैं, स्पेशली इन वॉर प्रोन कंट्रीज, बी इट अ सिविल वॉर, एनी काइंड ऑफ वॉर, वहाँ पे पीस कीपिंग मिशंस होते हैं यूएन के। और जो कंट्री मेंबर कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो जाते हैं वहाँ पे, इंटरनेशनल सैंक्शंस को एनफोर्स करती है। ये सैंक्शंस क्या होता है, किसी कंट्री पे सैंक्शन लगा देना अगर वो कुछ गलत करे, जैसे पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगा देना अगर उसने कुछ इमोरल किया या पीस को रिड्यूस करने के लिए या टेररिज्म को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ की, तो उस पर इंटरनेशनल सैंक्शंस किसी भी कंट्री पे लग सकते हैं, मिलिट्री एक्शंस भी कर सकता है यूएन। एंड ऑफ कोर्स दिस हैपेंस विद द necessary voting. Okay, there is a proper voting system. अब UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की अगर हम बात करें, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बॉडी है जो 15 स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं UN की, उसको क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, उसको फंक्शन उसका फंक्शनिंग देखता है। तो जैसे वर्ल्ड बैंक की बात करें या फिर वर्ल्ड बैंक के अंदर फर्दर देयर इज IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, देयर इज मीगा, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट एंड गारंटी ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी की सारी जो बॉडीज हैं, बेसिकली कोई लोन प्रोवाइड करने में मदद कर रहा है, कोई डिस्प्यूट्स को सेटल करने में मदद कर रहा है, रिलेटिंग टू which things relating to the those things relating to loans that are being provided to the various developing countries. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें तो मैंने आपको बताया बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन में आपको ये फंड प्रोवाइड करता है।
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लेबर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वर्ल्ड में उसके लिए प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है जिसमें अग्रीमेंट साइन हुए हैं कंट्रीज के बीच में कि कैसे रेजोल्यूशन होगा प्रॉपर अग्रीमेंट्स के थ्रू। IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, विच इज़ फॉर शिपिंग पर्पसेस, उसके रेजोल्यूशन के लिए बना है। तो ये 15 ऑर्गेनाइजेशंस को कोऑर्डिनेट करता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की अगर हम बात करें तो नाम से पता चल रहा है ICSIJ एक कोर्ट है UN का जहाँ पे जितने भी कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट्स हैं किसी भी मैटर को लेके, नॉट ओनली पीस एंड सिक्योरिटी, भी अदर अलग अलग मैटर्स को लेकर के भी यहाँ पे अप कंट्री कैन अप्रोच द कोर्ट एंड फाइंड द सोल्यूशन। तो इट्स हेडक्वार्टर्स आर इन हेग, नीदरलैंड्स। ओके, तो एक UN सेक्रेटेरिएट की अगर हम बात करें तो इट इज बेसिकली द मेन principal organ of the body of the organization and it is basically headquartered in New York। तो ये डे टू डे फंक्शनिंग देखता है किसकी, UN की, UNO की। तो इस ये इम्प्लीमेंट करता है डिसीजंस को, जो भी डिसीजंस लिए गए हैं UN के किसी भी ऑर्गन में, चाहे वो UNSGA हो, UNFSC हो, कोई भी और वो है इसका ऑर्गन है, उसमें जो भी डिसीजन उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए वर्क करता है। और ये जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं वर्ल्ड बैंक आपकी UN की बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, उनको प्रिपेयर करता है, रिसर्च करता है, अपॉइंट करता है पीस कीपिंग मिशंस के हेड्स को, कम्युनिकेट्स विद मीडिया के साथ कम्युनिकेशन करना, चाहे वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हों या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ कम्युनिकेट करना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ कम्युनिकेट करता है। फाइनली एक UN ट्रस्टीशिप काउंसिल भी है जो कि बेसिकली क्यों बनाया गया था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कुछ ऐसी कंट्रीज थी जो वर्ल्ड वॉर 2 में ऑब्वियसली हार गई थी, तो उनके स्पेशल प्रोटेक्शन के लिए वो बनाया गया था। लेकिन अब वो सब आज़ाद हो चुकी हैं, तो इसीलिए ये एक तरीके से बंद हो चुका है। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।